हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट टू लर्न। जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर 4 स्टार्ट करा हुआ है और हमारी इसकी एक वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें हमने एसिड बेस और कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। तो हम इसको शुरू करते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन से मिलता जुलता शब्द हम पहले बात कर चुके हैं, जो क्या था, न्यूट्रल था। तो न्यूट्रल क्या होता है कि जो ना तो एसिड हो और ना ही बेस हो। पर जो न्यूट्रलाइजेशन है ये क्या होती है। अब जैसे कि हमने पता है कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में। तो अब हम ये देखते हैं कि जब हम एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो क्या होता है। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर। देखो, अभी तक हमने कुछ इंडिकेटर्स की पहले बात करी थी, जैसे कि हल्दी हो गई, गुड़हल का फूल हो गया, और हमने एक लिटमस पेपर की भी बात करी थी। तो अब हम एक नया इंडिकेटर यूज़ करने जा रहे हैं जो हमने यूज़ नहीं किया है। उसका नाम क्या है, फिनोफ्थलीन। तो इसको यूज़ करते हैं विद एन एक्टिविटी। जो ये एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है ये आपकी क्लास में कौन करके दिखाए, टीचर्स। इसे आपने नहीं परफॉर्म करना है। तो शुरू करते हैं हम एक्टिविटी। सबसे पहले क्या करना है, एक ट्यूब लेनी है, उसमें डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल लेना है और इसका कलर नोट कर लेना है। उसके बाद जो फिनोफ्थलीन है, जो इंडिकेटर हमने यूज़ करना है, उसका कलर भी आपने नोट कर लेना है। सबसे पहले ट्यूब में क्या किया है, एसिड डाल दिया है और एसिड के साथ 2 to 3 ड्रॉप्स हमने किसके डाल देने हैं, इंडिकेटर के डाल देने हैं। यहाँ पर इंडिकेटर क्या है, फिनोफ्थलीन मींस एसिड और फिनोफ्थलीन को मिक्स करने के बाद, शेक करने के बाद अगर कोई भी चेंज आया है तो हमने उस एसिड का कलर नोट करना है। उसके बाद इस एसिडिक सॉल्यूशन में हम क्या शुरू कर देंगे डालना, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना शुरू कर देंगे बाय ड्रॉपर। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो हम उसको इसमें विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर डालना शुरू कर देंगे। स्टीर द ट्यूब जेंटली, ट्यूब को जेंटली स्टीर करते रहेंगे। अगर इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, हम थोड़ा बहुत ड्रॉप्स डालेंगे तो। उसके बाद हमने तब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस ट्यूब में डालते रहना है जब तक इसमें पिंक कलर अपीयर ना हो जाए। उसके बाद जब पिंक कलर अपीयर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक और ड्रॉप किसके डाल देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाल देंगे। तो हम क्या देखेंगे कि वो जो सोल्यूशन है फिर से कलरलेस हो गया। मतलब कि पहले तो ट्यूब में क्या था, एसिड था, एसिड के साथ इसमें क्या था, इंडिकेटर भी था। तो हमने इसमें बेस तब तक डाला जब तक इसमें कौन सा कलर नहीं आ गया, पिंक कलर नहीं आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, जब पिंक कलर आने के बाद हमने एक और ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाली तो हमने क्या देखा कि वो जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो गया। फिर जब हम दोबारा एक ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की, तो जो सॉल्यूशन है वो फिर से कलर्ड हो जाएगा। तब हमें इससे क्या पता चल रहा है कि जो जो सॉल्यूशन है वो जब बेसिक हो रहा है, क्योंकि इंडिकेटर तो हमने फिनोफ्थलीन डाला है, तो फिनोफ्थलीन क्या कर रहा है, पिंक कलर दे रहा है, क्योंकि बाद में तो हम बेसिक सॉल्यूशन ही डाल रहे थे ना। तो बेसिक सॉल्यूशन जब ज़्यादा हो गया, मतलब कि ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जब बेसिक हो गया तो ये कौन सा कलर दे रहा है, पिंक। और जब जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है, तो ये क्या रह रहा है, कलरलेस ही रह रहा है, क्योंकि शुरुआत में सॉल्यूशन क्या था, एसिडिक था, और इसमें जब हमने इंडिकेटर डाला था तो भी इसका कलर क्या था, कलरलेस ही था। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आया, जब भी हम एसिड में बेस मिक्स करेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। कब तक, जब तक इनमें एसिड और बेस की जो मात्रा है वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। व्हेन एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन आर मिक्सड इन स्वीटेबल अमाउंट, मतलब इक्वल अमाउंट और स्वीटेबल अमाउंट में मिक्स रहेंगे, तो जो एसिड और बेसिक नेचर है एक दूसरे का वो क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब वो एक दूसरे का इफेक्ट डिस्ट्रॉय कर देंगे तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। तो जब हम इस तरह के सॉल्यूशन को इमीडिएटली टच करेंगे ना न्यूट्रलाइजेशन के बाद, मींस कि जब ना तो वो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, तो हम क्या देखेंगे कि वो जो ट्यूब है
वो हीट इवॉल्व करेगी, मीन्स कि ट्यूब का टेम्परेचर रेज हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, और वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होने के साथ साथ वो क्या हीट भी इवॉल्व करता है। और न्यू सब्सटेंस कौन सा फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। और ये जो सॉल्ट है एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाती है न्यूट्रलाइजेशन की। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज़ नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। जो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और इससे क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट एंड वाटर इज़ प्रोड्यूस्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट इवॉल्व होने के साथ साथ इसमें सॉल्ट और वाटर भी प्रोड्यूस होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मिक्स करेंगे तो सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है और एक वाटर इवोल्यूशन ऑफ हीट के साथ प्रोड्यूस होएगा। अब बूझो क्या कह रहा है कि अगर हम डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और लाइम वाटर को मिक्स करेंगे तो फिर जो रिएक्शन होगी हॉट होगी, क्या होगी। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, एवोल्यूशन ऑफ हीट के साथ होगी। तो फिर ये जो रिएक्शन होगी ये भी क्या होगी, हॉट होगी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। जो हमारी रोज़ की लाइफ है उसमें भी क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता रहता है। मीन्स एसिड और बेस की जो मात्रा है वो इक्वल अमाउंट में ही रहती है। सबसे पहले क्या है, इंजेशन मीन्स कि अनपच, जब हमें खाना नहीं पचता है तब भला कैसे ये न्यूट्रलाइजेशन होती है, अब हम उसे देखते हैं। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये हमने चैप्टर 2 में अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है। आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। और देखो, बट टू मच ऑफ फूड इन द स्टमक कॉज इंडाइजेशन, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा फूड खा लें तो हमें अनपच हो जाती है, हमारा खाना नहीं पचता है। और ये जो इंडाइजेशन है वो पेनफुल भी होती है। और इसको रिलीज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंटा एसिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। एंटा एसिड का मतलब क्या है, जो एसिड के बिल्कुल उल्ट हो, मतलब कि एसिड को काटने वाला क्या हो सकता है, बेस ही हो सकता है। अब अगर हमारे पेट में कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है एसिड के कारण, तो हम उससे रिलीफ कैसे पा सकते हैं, बाय यूजिंग एंटा एसिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसी की तरह काम करता है। विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और हमारे स्टमक में एसिड है। तो अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इंजेस्ट करेंगे, ईट करेंगे, तो फिर ये न्यूट्रलाइज कर देगा इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड की। मतलब जो हमारे स्टमक में एक्सेसिव एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके इफ़ेक्ट को, अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है, आंट बाइट। आंट बाइट मतलब जब भी हमें चींटी वगैरह काट लेती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अब हमने इसी चैप्टर में शुरुआत में ही कल के लेक्चर में पढ़ा था कि जो आंट का बाइट है उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। अब फॉर्मिक एसिड के कारण हमारे स्किन में इरिटेशन होने लग जाती है। तो इसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉइस्ट बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यही बेसिकली हमारे घर में हमें मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक बेस है। तो फिर अगर हम मॉइस्ट बेकिंग सोडा को यूज़ करेंगे, और भी चीज़ें दी हुई हैं जैसे कैलामाइन सॉल्यूशन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, तो अगर हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो जो आंट की बाइट से हमें पेन हो रहा है हमें उससे रिलीव मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है, सोइल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो सोइल क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और प्लांट, अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाए या फिर ज़्यादा बेसिक हो जाए तो प्लांट उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो हम उसमें बेस डाल सकते हैं, जैसे कि क्विक लाइम जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है, स्लेक्ड लाइम जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये यूज़ कर सकते हैं। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर एसिड रिलीज़ करता है जो बेस के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। बेसिकली अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक होगा तो भी उसमें प्लांट नहीं ग्रो करेगा, और अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक होगा तो भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो उसके इफ़ेक्ट, अगर एसिडिक है तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस डाल सकते हैं, और अगर बेसिक है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड डाल सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्ट्री वेस्ट के बारे में। अब जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है। अगर वो डायरेक्टली वाटर में चला जाए तो जो फ़िश वगैरह होती हैं और जो दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, ऐसे वाटर में सरवाइव नहीं कर पाएंगे जो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसीलिए जो फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं उनको कहा जाता है कि वो उनको पूरी तरह न्यूट्रलाइज़ करें बेस ऐड करके, और उसके बाद ही उसे वाटर में डालें ताकि जो वाटर के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कोई भी नुकसान ना हो। तो ये था आज हमारा चैप्टर 4 जो आज पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। तो आज ही हम इसके डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें बेसिकली हमने पढ़ा क्या है। बेसिकली हमने इसमें यही देखा है कि जो एसिड होता है सॉर टेस्ट का होता है, और बेसिक क्या होता है, बेटर टेस्ट का होता है, और सोपी होता है जब हम उसे टच करते हैं। एसिड ब्लू को रेड में चेंज कर देता है और बेस रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। जो सब्सटेंस ना तो एसिड होते हैं और ना ही बेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर। जैसे हमने बहुत सारे इंडिकेटर की बात करी थी, लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, ठीक है। और हमने बात करी थी एक चाइना रोज़ के बारे में, और एक इंडिकेटर के बारे में हमने आज पढ़ा है जिसका नाम क्या है, फिनोल्फ्थालीन। एन एसिड एंड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और कौन क्या बना देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। और ये जो सॉल्ट है वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल किसी भी नेचर का हो सकता है। इसके बारे में तो हमने आज ही पढ़ा है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।